चलिए देखते हैं। तो इस क्लास में हम लोग सबसे पहले किसान आंदोलन से ही शुरू करते हैं। तो देखते हैं विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। आंदोलन जैसे देखते हैं मोपला विद्रोह को। चलिए इसके ऊपर में तो काफ़ी कुछ बताने का है, लेकिन मैं किस काम की चीज़ें बता देता हूँ कि मोपला विद्रोह हुआ तो था एक अलग विद्रोह के रूप में, बाद में इसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल देने की कोशिश हुई थी। खैर ये सब बाद की बात है। तो पहले देखते हैं कि मोपला विद्रोह प्रथम चरण था उसका 1834 से लेकर 1854 तक। 1836 से लेकर 1854 तक मालाबार में हुआ था। ये केरल साइड में है। तो कई बार पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था केरल में। केरल में कहाँ पे? मालाबार साइड में। प्रभावित क्षेत्र इसका मालाबार था। इसका नेतृत्व किया था KN हाजी ने, और कारण था इसका अंग्रेज़ द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। चलिए दूसरा देखते हैं, नील विद्रोह। 1859 और 60 में जो नील विद्रोह हुआ था ये हुआ था बंगाल में। इसका नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास ने और विष्णु विश्वास ने। दोनों ही विश्वासी थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाने को लेकर के ये विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं पावना विद्रोह। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, और नेतृत्व इसका किया था ईशान चंद्र राय ने, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने। और इसके कारण थे अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध संयंत्र और बेदखली, इसके कारण थे। अब देखिए दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में। इसके नेतृत्व करता थे बाबा साहब देशमुख, और कारण था इसका रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे। कपास की गिरती कीमतों व काल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये विद्रोह हुआ था। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ था चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, इससे प्रभावित क्षेत्र थे। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। कारण था तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। देखते हैं खेरा सत्याग्रह। ये हुआ था खेरा, गुजरात में। महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना इसका मेन कारण था। अवध किसान आंदोलन। ये हुआ था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद क्षेत्र में। नेतृत्व किया था इसका झिंगुड़ी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र ने। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन से लगान में बढ़ोतरी, इन कारणों से ये विद्रोह हुआ था। एका आंदोलन। ये हुआ था बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्र में। इसका नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी में। कारण था इसका लगान में वृद्धि। देखिए मोपला विद्रोह, ये भी काफ़ी मशहूर है। ये द्वितीय चरण की बात हो रहे हैं। तो द्वितीय चरण 1921 में हुआ था मालाबार में। इसका नेतृत्व किया था अली मुदलियार ने। अभी हमने देखा कि मोपला विद्रोह प्रथम चरण जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था KN हाजी ने, लेकिन इसका नेतृत्व किया था अली मुदलियार ने, और कारण था इसका अधिक लगान व बेदखली। अब BPSC क्या करेगा कि मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और इसमें दोनों नाम दे देगा, KN हाजी भी और अली मुदलियार भी, और अंतिम इसका ऑप्शन E तो है ही। तो इस तरह से वो फंसाता है कई बार, तो इसका ध्यान रखना है। बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सूरत का बारदोली तालुका इसे इफेक्टेड रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। लगान में बढ़ोतरी के कारण ये आंदोलन हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन देखिए 1930 से 40 तक में। तो जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा, शेखुपुरा, ये सब क्षेत्र प्रभावित रहे। नेतृत्व किया सोहन सिंह भकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। कारण था भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि आदि। अब देखते हैं तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना इससे प्रभावित क्षेत्र थे। कंपाराम भवन सिंह, मूली सिंह जो थे इसके नेतृत्व करता थे, और इसमें जो कारण था वो था बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। आगे देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। ये हुआ था 1946 से 51 ईस्वी तक तेलंगाना में हुआ, और
इसका नेतृत्व सामूहिक था, सामूहिक नेतृत्व मिला इसको। निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था ये। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। वैसे ये जो है ना तरीके से लागू नहीं किया गया, और इसके ऊपर में कई जो है ना वो कई कॉन्स्पिरेसी कथाएं भी हैं, तो उन कॉन्स्पिरेसी कथाओं को हम लोग अलग से शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल कॉन्स्पिरेसी कथाओं को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। जो ब्रिटिश भारत है इसमें शिक्षा का विकास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं व्यक्तिगत प्रयासों में सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीके से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान व अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की कब प्रारंभ हुई? ये 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र को 1854 में हुआ था ये। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो वर्ष 1857 में। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो ये दी गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? ये हुई थी डॉक्टर D.K. कड़वे के सहयोग से। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये वकालत किया था मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई जेम्स टॉमसन के द्वारा। अब देखते हैं प्रमुख शिक्षा आयोग को देखेंगे, समिति आयोग को देखेंगे और वर्ष। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 और गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 में आया, लॉर्ड रिपन जो थे शासक थे। रेले आयोग विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं 1902 में आया, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। सैडलर आयोग 1917 में आया, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। इंचकैप आयोग आया 1923 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा 1929 में आया, लॉर्ड इरविन के टाइम में। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था 1929 में आया, लॉर्ड इरविन के समय में।
सार्जेंट आयोग 1944 में आया लॉर्ड वेवेल के समय में। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। अब देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब आधुनिक भारत में प्रेस के विकास में देखते हैं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो वर्ष 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। तो ये पारित हुआ लॉर्ड लिटन के टाइम में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक कौन था। तो वो थे नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी। तो ये लागू की थी लॉर्ड वेलेजली ने। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये प्रकाशित की गई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति जो भारतीय थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। ये किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो ये था हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था। ये प्रकाशित होता था राजा राम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था। तो ये संपादन किया था स्टेट्समैन का। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। ये होता था कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे। तो ये थे महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये लगा दिया गया वर्ष 1878 में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। ये की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था। तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था। तो ये था अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो ये किया था पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो ये थे के रामकृष्ण पिल्लै। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे। तो ये थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो ये होता था पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के बाद एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। एक ही साथ सबको देख लेते हैं, ठीक है ना। एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहे तो बढ़िया है। देखते हैं बंगाल गजट। सबसे पहला बंगाल गजट है। 1780 में इसका प्रकाशन का वर्ष है। संस्थापक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। कलकत्ता से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, ठीक है ना। तो और इसको ठीक कर लेते हैं। अब देखिए बंगाल गजट ये वापस से 1816 से प्रकाशित होने लगा। गंगाधर भट्टाचार्य के नेतृत्व में कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। देखते हैं समाचार दर्पण 1818 से प्रकाशित होता था। मार्समैन इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से और बंगाली में।
समाचार दर्पण, बंगाल समाचार पत्र, समाचार दर्पण हमने देखा। अब देखते हैं दिग्दर्शन। दिग्दर्शन जो है 1818 में प्रकाशित होता था। मार्समैन इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से प्रकाशित होता था, बंगला में प्रकाशित होता था, बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, कलकत्ता से, बंगाली में। मिरातुल अखबार 1822 में राजा राम मोहन द्वारा, कलकत्ता से, फारसी में। बॉम्बे समाचार 1822 से फरदून जी मर्जबान के द्वारा, बम्बई से, गुजराती में। पहले बम्बई और गुजरात दोनों एक साथ थे, दोनों एक ही राज्य थे। बंगदत्त 1830 में द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर के द्वारा, कलकत्ता से, बंगाली में। जामे जमशेद 1831 से PM मोतीबाला के संस्थापक थे इसके, बम्बई से प्रकाशित होता था, फारसी में प्रकाशित होता था। रफ्त गुफ्तार 1851 से दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई से, गुजराती में प्रकाशित होता था। सत्य प्रकाश 1852 में करसोनदास मूलजी के द्वारा, अहमदाबाद से, गुजराती में। हिंदू पैट्रियट 1853 से गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा, कलकत्ता से, अंग्रेजी में। सोम प्रकाश 1859 से ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगला में होता था प्रकाशित। इंडियन मिरर 1861 से देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष संस्थापक थे, कलकत्ता से होता था, अंग्रेजी में। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 से अंग्रेजी प्रेस से, बम्बई से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में था ये। इंदु प्रकाश 1862 से जस्टिन रानाडेस के संस्थापक थे, बम्बई से प्रकाशित होता था, मराठी में प्रकाशित होता था। नेटिव ओपिनियन 1864 से V.N. मांडलिक के द्वारा, बम्बई से, अंग्रेजी में। पायनियर 1865 में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी प्रेस से प्रकाशित होता था, इसके संस्थापक थे, अंग्रेजी प्रेस, इलाहाबाद से, अंग्रेजी में। कवि वाचन सुधा 1867, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे, वाराणसी से, हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका 1868, मोतीलाल घोष, शिशिर घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगाली में। मद्रास मेल 1868 से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी प्रेस प्रकाशित करती थी, मद्रास से, अंग्रेजी में। बंग दर्शन 1873 से प्रकाशित होता था, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, कलकत्ता से होता था प्रकाशित, बंगाली में होता था प्रकाशित। आगे देखते हैं। द ट्रिब्यून 1881 से रामदयाल सिंह मजीठिया इसके संस्थापक थे, लाहौर से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। हिंदी प्रदीप 1877 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, बालकृष्ण भट्ट संस्थापक थे, वाराणसी से प्रकाशित होता था, हिंदी में प्रकाशित होता था। हिंदू की बात करें, आज भी चलता है द हिंदू, 1878 से प्रकाशित होता था। V. राघवाचारी इसके संस्थापक थे, मद्रास से प्रकाशित होता है, आज भी, अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। बंगाली 1879 से ये प्रकाशित होने लगा, S.N. बनर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से ये प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। बंगवासी 1881 से प्रकाशित होता था, जोगिंद्रनाथ बोस इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, बंगाली में प्रकाशित होता था, बंगाली में। मराठा 1881 से ये प्रकाशित होता था, बाल गंगाधर तिलक इसके प्रकाशक थे, बम्बई से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। केसरी 1881 से बाल गंगाधर तिलक इसके भी संस्थापक थे, बम्बई से, मराठी में। इंडिया 1890 से दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, बम्बई से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड 1899 से सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रकाशक थे, दिल्ली से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में। इंडियन रिव्यू 1900 से प्रकाशित होता था, G.A. नटेशन इसके पब्लिश करता थे, मद्रास से होता था प्रकाशित, अंग्रेजी में होता था। इंडियन ओपिनियन 1930 से महात्मा गांधी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 से श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन से, अंग्रेजी में। युगांतर 1906 में प्रकाशित होना शुरू हुआ, भूपेंद्र दत्त और बारेंद्र घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगाली में। वंदे मातरम 1909 से निकला,
लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसको पेरिस से निकाला, अंग्रेजी में होता था प्रकाशित। प्रताप 1910 से, गणेश शंकर विद्यार्थी इसको निकालते थे कानपुर से हिंदी में। तो ये सब प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि जिस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय ये प्रमुखता से ये सब प्रकाशित हो रही थी। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। तो ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1928 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे। तो ये थे राजा राममोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया। तो ये किया था आत्मीय सभा का। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है। ये स्थित है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है संस्कृत में। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। बहुत देन है इन लोगों की। विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना की थी। प्रथम शिक्षा मंत्री ने जो कौन थे। तो मौलाना आज़ाद थे। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंद को राष्ट्रभाषा माना। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था। तो ये समर्थन किया था राधाकांत देव ने। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। ये की गई थी कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया। तो ये भाग लिया था 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी। तो ये विवेकानंद की शिष्या। इनको मार्गरेट नोबेल भी इनको बोला जाता है, सिस्टर निवेदिता को। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था अडियार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली। एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायस्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी भाषा तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रफ्त गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए इसका किया गया ये।
दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका नाम था सत्यशोधक समाज। ब्राह्मणों को की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया वी रामास्वामी नायकर, पेरियार बोलते हैं इनको, इन्होंने चलाया। पेरियार काफ़ी मशहूर है केरल में खास करके। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिवदयाल साहब। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब हम लोग देखते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन को। भाई कोई भी धर्म है तो उसमें कई सारे सुधार की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आत्मीय सभा, ये राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। 1815 में स्थापित हुई कलकत्ता में। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य काम था आत्मीय सभा का। फिर देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने किया था। 1828 में ईस्वी में किया था कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार करना था। इसके पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा राधाकांत देव ने स्थापित किया था 1829 ईस्वी में कलकत्ता में। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक थे। 1839 ईस्वी में स्थापित की कलकत्ता में। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना था। परमहंस मंडली, दादोबा पांडुरंग ने इसके संस्थापक थे। 1849 ईस्वी में इसको स्थापित किया बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। परमहंस मंडली हम लोग देख चुके हैं कि तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 ईस्वी में कलकत्ता। इसका उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना था। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग 1849 बम्बई में। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1866 ईस्वी कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापित किया 1867 ईस्वी में बम्बई में। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था इसका काम। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लातवस्की व हेनरी ऑलकॉट ने इसको स्थापित किया था 1875 में न्यूयॉर्क में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म व दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर स्थापित की थी 1878 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। अब देखते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस MG रानाडे ने इसको स्थापित किया था 1887 में बम्बई में। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करने, सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में ईस्वी में बेलूर में। इसका उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में बम्बई में। मातृभाषा की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना। पूना सेवा सदन रमाबाई रानाडे ने इसको की स्थापना की थी 1909 ईस्वी में पूना में। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना इसका काम था। सोशल सर्विस लीग MN जोशी ने किया था। NM जोशी ने 1911 ईस्वी में बम्बई में सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना। वीमेंस इंडियन 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई मद्रास में। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदाए स्नान ये दादा भाई नौरोजी फरदून जी HS बंगाली ने मिलकर स्थापित की थी 1851 में बम्बई में। इसका उद्देश्य पारथी या जरथ्रुस धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था।
महाराजा खेत्री के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सरला देवी चौधरानी के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? ये बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखते हैं भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन को ना, इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, थोड़ा सा ही विस्तार से देखेंगे। तो आंदोलन संस्थापक स्थल और विशेषता को देखते हैं हम लोग। तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ। स्थान था अलीगढ़। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने इसको स्थापित किया पंजाब में। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही, देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना था। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के नेतृत्व में पटना मुख्य केंद्र था। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब देखते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने कई सारे काम किए जो बहुत अच्छे काम थे, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन उसका भारतीयों पे भी काफ़ी अच्छा असर हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक करके। तो देखते हैं कानून। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर ने इसको लागू करवाया। उस समय गवर्नर जनरल जॉन शोर थे और 1795 ईस्वी में इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के समय में 1804 में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के द्वारा 1891 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलेनबेरो द्वारा 1943 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को। चलिए पहले थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, फिर इसको हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ये थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। अरे भाई, सब जमींदारों ने अपने ज़मीनों की रक्षा के लिए ये सब चीज़ तैयार की थी। खैर, इसका तो बाद में अलग इम्पैक्ट हुआ, हम लोग देखते हैं।
वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कम एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और यही सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे जिनको बर्खास्त किया गया था, प्रथम भारतीय जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है इंडियन एसोसिएशन को। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी लंदन में। अब देखते हैं कांग्रेस की पूर्व स्थापना, पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पहले भी बहुत राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये द्वारिकानाथ टैगोर ने बनाया था। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के संभवतः दादाजी थे। 1838 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय था कलकत्ता। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स इसके संस्थापक थे। 1839 में कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1843 में कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्रनाथ टैगोर व राधाकांत देव द्वारा 1851 में कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में बम्बई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजुल नरसू चेट्टी 1852 मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा, गणेश वसुदेव जोशी व एम.जी. राणावत के द्वारा 1870 में पूना में। इंडिया सोसाइटी, आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 में लंदन में। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा 1876 में कलकत्ता में। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा 1877 दिल्ली में। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचार्य द्वारा 1884 में मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई में। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर ए वीज़ा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये थे लाला लाजपत राय, जो बाद में अध्यक्ष हुए। बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रह पाए, शायद रेडिकल विचारों के कारण। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? तो ये उन्होंने बोला था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने।
अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रमुख तथ्य। तो प्रथम अध्यक्ष थे बाय डिफ़ॉल्ट डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष हुए जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष हुई एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजनी नायडू। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। यह किसने कहा कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। वह अधिवेशन हुआ था बेलगांव, कर्नाटक में। महत्वपूर्ण अधिवेशन को हम लोग एक चार्ट में देख लेंगे। बहुत बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है सर ने, तो उसको देखेंगे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? तो ये हुआ लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसमें ये समझौता हुआ। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उस समय क्या था, जो भारत का स्वतंत्रता का मामला शुरू हो गया था, तो अध्यक्ष बदलने की ज़रूरत ही नहीं हुई। तो इस तरह से वो काफ़ी लंबे समय तक रह गए। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण। तो 1885 में बम्बई, अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वेंकटेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। फिर दूसरा हुआ था, फिर आगे देखते हैं 1886 में कलकत्ता में प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड डफरी ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1887 में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। अब देखिए कि जॉर्ज यूले कहाँ पे प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे इलाहाबाद में, ठीक है ना। और उस समय इलाहाबाद के गवर्नर कौन थे? तो ऑकलैंड थे। तो ये घुमा फिरा के इस तरह के प्रश्न कई बार आने की संभावना होती है, देख लेंगे। 1890 में हुआ कलकत्ता में। फिरोज मेहता अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 में कलकत्ता में रहमतुल्ला एम सयानी अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। फिर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया। 1907 में सूरत में रास बिहारी घोष उस समय जो थे वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। लात जूते सब चले, नरम दल व गरम दल में बट गया। 1911 में कोलकाता में हुआ। कलकत्ता में उस समय कोलकाता नहीं था। विशन नारायण धर जो है इसके जो है वो अध्यक्ष चुने गए। पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया।
1916 में हुआ लखनऊ में अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष चुने गए। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। 1917 कलकत्ता में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 नागपुर में सी विजया राघवाचार्य असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। 1924 बेलगांव में महात्मा गांधी अध्यक्ष, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1925 में मद्रास में एम ए अंसारी अध्यक्ष, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। सामयिक कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 में कराची में वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू इसके जो है वो अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू फिर अध्यक्ष, प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसकी में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। 1940 में रामगढ़ में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फिर अध्यक्ष हुए। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता तथा KT तैलंग के सहयोग से हुई थी। देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह किया गया वर्ष 1908 में। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये थे P मित्रा, प्रथमनाथ मिश्रा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर संयंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी संयंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1925 में। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो वो थी बीना दास। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? तो ये किया था सुरेश सेन ने। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे खुदीराम बोस। जिया तरंग आंदोलन को रानी गाइदिन्ल्यू ने प्रारंभ किया तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। बड़ा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया था VD सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो ये किया था चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के मामले में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जतिन दास की। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो संगठन मित्र मेला 1903 में स्थापना का वर्ष है इसका। विनय दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने इसको स्थापित किया था। बाद में इसका नाम अभिनव भारत हो गया था।
भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह व अम्बा सिंह के द्वारा। ढाका अनुशीलन समिति 1904 में पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा। अभिनव भारत समाज 1904 में वी.डी. सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति 1907 में वरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बैनर्जी, प्रबोध मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस के द्वारा। युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907 में वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र नाथ सांड्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। तो चलिए, अभी हम लोगों ने इसको देखा। फिलहाल 45 मिनट से ज़्यादा तो लोगों का कंसंट्रेशन बनता नहीं है, तो इससे लंबी क्लास लेने का बहुत ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। बाद में हम लोग फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री से चूँकि अच्छे प्रश्न आते हैं, तो जो सेट है वो सेट आप बोले तो मैं पहले सॉल्व करूं और वहां पे आपको रिवाइज करा दूं, या आप बोलेंगे तो आपके सामने में सॉल्व करूंगा। आपके सामने में सॉल्व करने पे ना थोड़ा सा आपका टाइम थोड़ा ख़राब होने का मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं खुद भी यूट्यूब के बहुत सारे कंटेंट को देखता हूं और कई कंटेंट मुझे ना बहुत पकाऊ लगते हैं, खास करके जब माइक में गड़बड़ी आती है या फिर बहुत लंबे समय तक टीचर पकाते हैं। भाई कंटेंट नहीं होता और 2-3 घंटे ख़राब कर देते हैं। तो मैं ऐसे कंटेंट आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम के टाइम में भी ना आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लें। मैं बीच में फालतू की बातें बिल्कुल ही कम बोलता हूँ, और लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब एक बार क्लास ख़त्म हो गया तो आप चाहें तो मेरे इन चीज़ों को न सुने, यहाँ से आप स्किप कर दें, बस इसलिए कहता हूँ। तो चलिए, रेगुलर पढ़ते रहें, रेगुलर बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।